जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम वायु दाब के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि वायु दाब क्या होता है और वायु दाब जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं वायु दाब से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भूपृष्ठ पर वायुमंडल के दाब या भार को वायु दाब या वायु भार कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पर ये भूपृष्ठ है और वायु भूपृष्ठ पर कहाँ तक फैली हुई है, लगभग 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है। और नीचे जो है सघन वायु है, ऊपर विरल वायु है। अर्थात नीचे भारी कैसे हैं और धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो वायु हल्की होती जाती है या कम होती जाती है, ठीक है, और नीचे ज़्यादा रहती है। तो देखिए, धरातल पर वायु का दाब सर्वत्र एक समान नहीं पड़ता है या एक समान नहीं होता है, ठीक है। मतलब सभी जगह एक समान वायु दाब नहीं रहता है, ठीक है, सदैव एक समान नहीं रहता है। तो देखिए, वायु दाब हमेशा एक समान नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है। आगे देखते हैं। स्थान व समय के अनुसार वायु दाब क्या होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो आइए देखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। समुद्र तल के समीप वायु दाब 1.25 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से लगता है, ठीक है ना। तो समुद्र तल एक मानक के रूप में मान लिया गया है, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ की ऊंचाई माननी होती है, जैसे पर्वत की ऊंचाई माननी होती है तो हम समुद्र तल से ही मापते हैं, ठीक है। तो समुद्र तल के समीप वायु दाब 1.25 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से लगता है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। एक व्यक्ति 112 किलोग्राम वायु अपने शरीर पर लादे फिरता है, देख लीजिए, लेकिन चारों ओर से वायु का दबाव समान रूप से पड़ने के कारण वायु का दाब महसूस नहीं होता है, ठीक है। अगर बस वायु दाब अगर एक तरह से अगर पड़ेगा, जैसे मान लीजिए ऊपर से अगर सिर्फ वायु दाब पड़ेगा तो महसूस होगा, ठीक है, लेकिन चारों तरफ से एक समान रूप से पड़ता है, ठीक है। इधर से भी, नीचे से भी, इधर से भी, चारों ओर से वायु दाब समान रूप से पड़ता है, इसलिए महसूस नहीं होता है। और कितने का, 112 kg का वायु अपने शरीर पर लादते फिरता है, ठीक है ना। वायु दाब को और आसान तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे चार्ल्स ने क्या कहा था कि वायु का दाब यदि हम स्थिर रखकर ताप को बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और जब आयतन बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, कम होगा। ये किसने कहा, बायल्स ने। और ताप को स्थिर रखकर, तो ताप तो स्थिर रखना ही पड़ेगा क्योंकि आयतन हम बढ़ा रहे हैं तो दाब कम होगा, ठीक है। तो देखिए, दाब यहाँ पर कम हो रहा है। तो आइए देखते हैं यह कैसे होता है। तो देखिए, जब पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रहता है तो ठोस अवस्था में रहता है, बर्फ के रूप में रहता है, ठीक है, अर्थात उसके अणु पास पास रहते हैं। जब हम पानी को सामान्य से गर्म करते हैं, ठीक है, जैसे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब रहता है तो वह द्रव के रूप में रहता है, अर्थात उसके अणु कुछ दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर पास पास थे, कुछ दूर दूर हो गए। अब देखिए, अब अधिक गर्म कर दिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड एकदम कर दिए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, उबलने लगा, अणु एक दूसरे के दूर दूर हो गए, या अब धीरे धीरे गतिमान हो गए, मतलब अब भाप बनने लगा। क्या बनने लगा, गैसीय अवस्था में आने लगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, गैसीय अवस्था में, अर्थात भाप बनने लगा, ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये वायु है, ठीक है, तो वायु क्या है, गैसीय रूप में है ना। तो गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए आकृति निश्चित नहीं होती है इनकी, ठीक है, ये इधर उधर गतिमान रहते हैं इसके अणु। गैस के अणु तीव्र गति से गति करते हैं, साथ ही आपस में वह किसी सतह से टकराते रहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वायु अगर पृथ्वी पर है तो पृथ्वी की सतह से टकराएगी, समुद्र पर है तो समुद्र की सतह से टकराएगी, ठीक है, और समुद्र की सतह में पृथ्वी के तल से भी टकरा सकती है, ऊपरी सतह से टकरा सकती है, ठीक है, या किसी व्यक्ति से टकरा सकती है। जब व्यक्ति से टकराती है तो वायु दाब के रूप में कार्य करती है, अर्थात जीव जंतु प्राणी समुद्र पृथ्वी से टकराकर वायु दाब के रूप में कार्य करती है। तो देखिए, जब हम वायु को गर्म करेंगे, अर्थात वायु का ताप अधिक करेंगे, अर्थात सूर्य के प्रकाश से जब वायु गर्म होगी तो देखिए, जब ताप बढ़ेगा तो और उसके जो अणु हैं वो अलग अलग होंगे, दूर दूर होंगे और तेज गति से गतिमान हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर ठंडा था तो जमा था, और थोड़ा गर्म हुआ तो दूर दूर अणु हुए कुछ, और अधिक गर्म हो गया तो एकदम दूर दूर हो गए और गतिमान हो गए। तो वायु तो पहले से ही गतिमान है, जब थोड़ा गर्म हुआ मतलब थोड़ा ताप अधिक बढ़ा तो और तेज गतिमान हो गए, ठीक है ना। तो देखिए, तो जब गतिमान होंगे तो क्या होंगे, आयतन बढ़ेगा, ठीक है ना। इस गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, अर्थात गैस के अणु तीव्र गति से इधर उधर फैलेंगे, ठीक है। जब तीव्र गति से फैलेंगे तो वायु दाब कम होगा, वायु दाब क्या होगा, कम होगा, अर्थात वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी, ठीक है, वायु हल्की होकर ऊपर उठेगी। तो देखिए, आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यदि किसी गैस का आयतन मालूम करना है तो वो कितने क्षेत्र में फैली हुई है, ठीक है ना। आयतन का मतलब वह कितने क्षेत्र में फैली हुई है, और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है,
लंबाई गुणे चौड़ाई। और घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, और m बराबर मास होता है और v बराबर वॉल्यूम। तो इस आयतन में कितना द्रव्यमान है, ठीक है ना, इस मतलब क्षेत्र में कितना द्रव्यमान है। जैसे देखिए, अगर हम किसी क्षेत्र को नापना है तो हम ऐसे नाप लेंगे, कोई फील्ड है या कोई खेत है तो ऐसे ही नापेंगे ना बस। और हमको वायु को नापना है तो 3D में नापेंगे, 3 डायमेंशन नापेंगे। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वायु फिर जमीन पर तो फैलेगी नहीं, ऊपर भी फैलेगी ना, यहाँ तक फैलेगी ना, ऊपर तक फैलेगी। तो इसलिए हम इसको लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई में मापते हैं। क्यों? कि ये चारों ओर फैली है, ऊपर भी है, जमीन पर भी है, तो इसलिए इसको हम इस तरह मापते हैं। तो देखिए, अब इस माप में हम ये देखते हैं कि कितनी वायु है, और ज़्यादा रहेगा तो घनत्व ज़्यादा, और कम रहेगा तो घनत्व कम होगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस आयतन में कितना द्रव्यमान है, मतलब कितनी गैस के अणु हैं, तो वही क्या होता है, घनत्व होता है। तो देखिए, इसमें ज़्यादा है आयतन में, ये आयतन हो गया, इस आयतन में अधिक द्रव्यमान है, मतलब अणु ज़्यादा है, तो इसलिए घनत्व ज़्यादा है। और इसमें देखिए, इस आयतन में द्रव्यमान कम है, मतलब अणु कम है, देख रहे हैं ना, तो इस आयतन में द्रव्यमान कम है, इसलिए घनत्व कम है। तो यही है वायु के दाब के घटने और बढ़ने का कारण। तो आइए देखते हैं किस तरह वायु दाब अधिक और कम होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं यह वायु है, ठीक है, तो वायु किस रूप में है, गैस के रूप में है। तो गैस के अणु क्या होते हैं, दूर दूर होने के कारण तीव्र गति से गतिमान रहते हैं। ठीक है, तो वायु का तापमान जब हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, और तीव्र गति से इधर उधर फैलने लगेंगे वायु। ठीक है ना, वायु के कण और तीव्र गति से इधर उधर वायु के कण फैलने लगेंगे। ठीक है, तो वायु दूर दूर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दूर दूर हो रही है, और जब तापमान बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ जाता है। इसी कारण आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि दूर दूर हो जाते हैं अणु। तो वायु के फैलने के कारण वायु कम हो जाती है, अर्थात घनत्व कम हो जाता है, इसलिए वायु का दबाव कम लगता है यहाँ पर। ठीक है ना, सामान्य, जैसे वायु अगर सामान्य स्थिति में है, न ही ज़्यादा ताप बढ़ रहा है न ही ज़्यादा घट रहा है, तो देखिए सामान्य स्थिति में वायु के कण सामान्य रूप से यहाँ पर रहेंगे, लेकिन गतिमान रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि गैस क्या होती है, गतिमान हमेशा रहती है। तो सामान्य स्थिति में ऐसी है, और जब ताप बढ़ा रहे हैं तो आयतन बढ़ जा रहा है इतना। और देखिए, जब ताप घटा रहे हैं तो वायु के कण जो हैं उनकी गति धीमी होने के कारण एक दूसरे के पास धीरे धीरे आने लगेंगे। ठीक है, तो देखिए वायु धीरे धीरे पास आने लगेगी तो उसका घनत्व क्या होगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है ना, देखिए घनत्व का मतलब घन हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब पास पास हो जाएंगे, ज़्यादा घन हो जाएंगे, और ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगे तो विरल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जब घन होंगे तो आयतन क्या होगा, घट जाएगा। देख रहे हैं ना, आयतन कम हो गया। तो वायु के सिकुड़ने के कारण वायु बाहर से भी आ जाती है, कुछ बाहर से भी आ जाती है। ठीक है, तो और ज़्यादा डेंसिटी बढ़ जाती है, तो वायु का घनत्व बढ़ जाता है। तो इसी कारण भार अधिक लगता है और इसके कारण ही भार कम लगता है। तो वही बात हो गई, जैसे 1 किलो का पत्थर उठाकर अगर मारें और 1 किलो रुई उठाकर किसी को मारें तो चोट पत्थर से ही लगेगी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि पत्थर के अणु पास पास हैं, मतलब एकजुट हैं, और रुई फैली हुई है, तो जिस कारण रुई से चोट नहीं लगेगी। ठीक है, तो यही कारण है, वायु पास पास है तो उससे दबाव अधिक बनेगा, और जो फैल गई है तो दबाव कम बनेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, वायु का तापमान घटाने पर आयतन क्या होता है, घटता है। क्यों? क्योंकि वायु सिकुड़ती है तो उस स्थान पर और वायु आ जाती है। ठीक है, जब वायु कम होगी वहाँ पर तो दूसरे स्थान से और वायु वहाँ पर जगह घेरने के लिए आएंगी, तो वायु का घनत्व बढ़ जाता है, जिस कारण वायु दाब अधिक हो जाता है। तो देखिए, चार्ल्स ने एक नियम दिया था कि दाब स्थिर रखकर यदि किसी गैस का आयतन बढ़ाएं तो ताप बढ़ेगा। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है, आयतन बढ़ रहा है। और बायल्स ने एक नियम दिया था कि यदि किसी गैस का ताप हम क्या करते हैं, स्थिर कर दें, और आयतन बढ़ाएं तो ताप क्या होगा, कम होगा। तो देखिए, तो आयतन बढ़ रहा है तो ताप क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो आइए देखते हैं जलवाष्प वायु को कैसे प्रभावित करती है। ठीक है ना, तो देखिए, जलवाष्प वायु से हल्की होती है। वायु में जितनी जलवाष्प मिलती रहती है, वायु उतनी ही हल्की होती रहती है। ठीक है ना, या हल्की होती जाती है। और क्या होती है, जब हल्की होगी वायु तो वायु क्या होगी, ऊपर उठती जाती है। ठीक है, जिस कारण वायु दाब कम हो जाता है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में जब वर्षा होती है और फिर तेज धूप होकर वाष्पीकरण होता है तो आसपास का वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और मौसम शांत व उमस युक्त हो जाता है। ठीक है, देखिए, तो वायु दाब कम होने पर उस स्थान को फिर से भरने के लिए जहाँ वायु दाब अधिक होता है वहाँ से वायु क्या होती है, चल देती है, और आंधी तूफान की तरह आकर जो वायु होती है उस स्थान को घेर लेती है, और उस स्थान पर क्या होता है, उच्च वायु दाब हो जाता है। ठीक है,
वायुदाब कैसे कम या अधिक होता है, इसको और आसान भाषा में हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। वर्षा के कुछ समय बाद भूमि पर जल इकट्ठा हो जाता है और जब सूर्य निकलता है तो सूर्य का जो ताप पड़ता है जल पर, तो उसके कारण जल का वाष्पीकरण होता है। तो वायु क्या है, जलवाष्प से भारी है। जैसे कि हम जानते हैं। तो जब वायु में जलवाष्प घूमने लगती है तो वायु क्या होती है, हल्की होकर धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है। देख रहे हैं ना, ऊपर उठने लगती है। और यहाँ पर क्या होता है, वायु दाब कम हो जाता है। ठीक है ना, देख रहे हैं ये वायु ऊपर उठ रही, तो वायु दाब धीरे धीरे कम होगा और यहाँ पर मौसम शांत हो जाता है और एकदम उमस युक्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब यह धीरे धीरे ऊपर उठने लगी तो यह वायु कहाँ जाएगी, कम वायु दाब की ओर चल पड़ती है। जहाँ कम वायु दाब रहता है उस ओर चल पड़ती है। जहाँ अधिक वायु दाब रहेगा उधर तो जाएगी नहीं, तो जहाँ कम वायु दाब होती है उधर चल पड़ती है। तो देखिए अन्य स्थान पर उच्च वायु दाब का निर्माण करती है। अब जाकर किसी और स्थान पर जहाँ कम वायु दाब है वहाँ पर उच्च वायु दाब का निर्माण करती है। तो जैसे आंधी, तूफान या वर्षा लेकर जाती है। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए अन्य स्थान पर उच्च वायु दाब का निर्माण जब कर लेती है या आंधी तूफान के रूप में वहाँ चली जाती है, तो फिर यहाँ पर क्या होता है, निम्न वायु दाब हो जाता है। जब निम्न वायु दाब हो जाता है तो फिर इधर आने का प्रयास करती है, जहाँ कम वायु दाब रहता है उधर। तो अधिक वायु दाब, मान लीजिए यहाँ पर अधिक वायु दाब का निर्माण यहाँ पर हो गया इस स्थान पर, तो उधर से वायु आंधी तूफान के रूप में फिर इधर आती है। ठीक है, तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी आंधी तूफान आने का सूचक है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे।